दूसरी तारीख से अंतिम आयोग को अपना काम शुरू करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। इसके अनुसार जैसा कि बैठक में कहा गया था, हम अग्निशमन और वेंटिलेशन की जांच कर रहे हैं। हमने इस पूरे मामले को कई बार बहुत सावधानी से दोबारा जांचा है और हमने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब हमारे यहाँ छत की माप होगी, परतों की माप होगी, सब कुछ मापा जाएगा, डामर की मोटाई भी, कुल मिलाकर शुरू से अंत तक सब कुछ। खैर ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, हमें मापना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसलिए यह पूरा हफ्ता काफ़ी तनावपूर्ण रहने वाला है। हालांकि पिछला हफ्ता जो अब ख़त्म हो रहा है उसने भी हमें बिल्कुल आराम करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा था। इंस्टॉलेशन, सेटअप और उपकरणों को जोड़ने का काम लगातार चल रहा है। इसलिए हम आपके साथ मिलकर परियोजना के एक हिस्से के समापन के चरण में पहुंच रहे हैं। यह ऑब्जेक्ट का निर्माण है डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ब्यूरो LLC सोवेलमैश का, और हम दूसरे चरण के करीब पहुंच रहे हैं, जो है उत्पादन की शुरुआत। और अगला महत्वपूर्ण चरण योजना के अनुसार और एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से पिछले चरण से ही निकलता है। इसलिए अभी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। जहां हमने तकनीकों को पहले ही ठीक कर लिया है, वहीं तुरंत ही हम आवश्यक पुर्जे बनाते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें गोदाम में सुरक्षित रूप से भेज देते हैं। और आगे की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि मान लीजिए हमने स्टेटर और रोटर के पैकेट को सफलतापूर्वक स्टैंप कर लिया है, तो उसे सीधे गोदाम में भेजते हैं। फिर गोदाम से निकालकर सावधानीपूर्वक स्लॉट इंसुलेशन लगाते हैं। यहाँ तार है, हम सेक्शन को ध्यान से लपेटते हैं और वाइंडिंग को खींचने के लिए एक विशेष मशीन आ गई है। इसके अनुसार हम उसकी कार्यप्रणाली को ठीक कर रहे हैं। कुछ टिप्पणियाँ हैं, वहाँ सुधार कर रहे हैं। जैसे ही यह तकनीक को अंतिम रूप देकर पूरी तरह से अपनाया जाएगा, हम तुरंत ही कोण ग्राइंडर के लिए स्टेटर में वाइंडिंग भरना शुरू कर देंगे। अभी हम कोल्ड फोर्जिंग मशीन को जोड़ने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसकी आवश्यक तैयारी कर रहे हैं ताकि शाफ्ट की विभिन्न ब्लैंक्स सुचारू रूप से बनाई जा सकें और उन्हें फिनिशिंग के लिए मशीनों पर सही ढंग से लगाया जा सके, जिससे रोटर की असेंबली की अग्रिम तैयारी शुरू हो सके। सच कहें तो हमारे पास वहाँ एक पुर्जा या कहें एक घटक की कमी है। वह है गिलहरी पिंजरे की कास्टिंग के लिए मोल्ड। क्योंकि मेरी बात मानिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन में कॉकिल में ढलाई करना व्यावहारिक नहीं है। यह न केवल महंगा पड़ता है, बल्कि खुद प्रक्रिया भी महंगी है और इसके अलावा इसमें बैलेंसिंग की भी ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास मोल्ड है तो असंतुलन की स्थिति में हम उस जगह का पता लगा सकते हैं जो असंतुलन पैदा कर रही है और उसे मोल्ड में ही सुधार सकते हैं। और फिर आगे चलकर शाफ्ट या कहें रोटर को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यह तकनीकी प्रक्रिया अभी तक लागू नहीं हुई है। इसलिए तुरंत ही एक सीरीज का उत्पादन करना संभव नहीं है, यह असंभव है। इसके लिए सबसे पहले तकनीकी उपकरण होना चाहिए और दूसरे तकनीकी फिक्सचर होना चाहिए। तीसरे, यह सब कुछ पूरी तरह से सेटअप और ट्यून होना चाहिए और तकनीकी प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाया जाना चाहिए। हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और यह रास्ता ही अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ना है, यानी उद्यम को वास्तव में काम में लाना। इसलिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया समानांतर रूप से अंतिम चरण में पहुंच रही है, यानी निर्माण का समापन, और दूसरी प्रक्रिया उत्पादन की शुरुआत। वह धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगती है और आगे बढ़ती है। क्या LLC सोवेलमैश के पास आगे के आधुनिकीकरण या नई खोजों और नवाचारों की संभावनाएं और क्षमता है ताकि भविष्य में प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जा सके, या फिर आपने इसकी पहले से ही व्यवस्था कर ली है? इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली गई है, सबसे पहले। दूसरी बात, यूं कहें कि जो कुछ वास्तव में है उसे लागू करने के लिए एक जीवन नहीं बल्कि कई जीवन लग जाएंगे। इसलिए आइए हम समझिए, हमेशा खोज में रहना संभव नहीं है। जो कुछ पहले ही हासिल किया जा चुका है उसे व्यावसायिक रूप देना चाहिए। ये लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए और कंपनी को आय देनी चाहिए, और फिर आगे, क्योंकि किसी उत्पाद को अनंत तक सुधारा नहीं जा सकता। एक निश्चित चरण पर कहना चाहिए, बस रुकिए, चलिए अब इसे बनाना शुरू करें। यही स्थिति मोतिल्योक के इंजन के साथ है। प्रदर्शनी के बाद कितना समय बीत गया, आखिरकार कहा गया, रुकिए, बस अब हम इसे बना रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण विकास अब कार्य सिद्धांत से नहीं बल्कि लागत को प्रभावी ढंग से कम करने और तकनीकी दक्षता को और अधिक बढ़ाने से जुड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या तकनीकों के आधुनिकीकरण के लिए कोई ऑर्डर है या केवल छोटे पैमाने पर उत्पादन ही हो रहा है? समझिए, अभी आधुनिकीकरण इतना अधिक लोकप्रिय नहीं है, यूं कहें तो, क्योंकि आजकल यह मॉडल बहुत ही व्यापक रूप से अपनाई जाती है। खरीदा, फेंका और फिर नया खरीदा जाता है। क्योंकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरम्मत करने वाले विशेषज्ञों की योग्यता काफी घट गई है। मरम्मत करने वाले अब बहुत कम उपलब्ध हैं और उद्यमों में संचालन संबंधी सेवाएं अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जहां लाइसेंस प्राप्त और प्रशिक्षित वाइंडर काम करते हैं, वहां निश्चित रूप से बहुत अधिक मांग है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि रूस में एसिंक्रोनस मोटरों का बेड़ा बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका है और मुख्य रूप से अभी प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। धन्यवाद। डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो कितने समय तक उत्पादन में लगा रहेगा? वह अपने असली उद्देश्य तकनीक के आधुनिकीकरण के लिए कब से काम करना शुरू कर सकेगा? हमने इसे तकनीकों के आधुनिकीकरण के लिए नहीं बनाया। डिजाइन और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो उत्पादन के लिए नहीं था। डिजाइन और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो को संयुक्त वाइंडिंग वाले मोटरों के विकास और सीरियल उत्पादन में लगाने के लिए बनाया गया। हाँ, ऐसा ही था। यहाँ आधुनिकीकरण कहाँ है ही नहीं, है ना? और बात यह है कि फिर से डिजाइन और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो सीरियल उत्पादन के लिए अनुकूलित नहीं है। सीरियल उत्पादन किसी और को सौंपना होगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में हर महीने 1 लाख मोटर बनाना असंभव है, बिल्कुल असंभव। संभव है यहाँ अन्य उद्यमों के आधुनिकीकरण की बात हो, यानी हमारी उत्पादन लाइनों की स्थापना, वहाँ मोटरों का कार्यान्वयन। नहीं, देखिए, यह तो एक अलग प्रकार का विकास है। ये तो दूसरी जगहों पर नई तकनीकों को अपनाना है। असल में ये काफी हद तक किसी भी नेता की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए उन्हें इसमें कोई वास्तविक अर्थ दिखना चाहिए। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर निरंतर संवाद कर रहे हैं, लेकिन केवल बातों से वास्तविक काम पर आने के लिए हमें इस पूरी परियोजना को तुरंत चालू करना होगा, क्योंकि इससे पहले तक यह निरर्थक है। हम पहले भी इसका सामना कर चुके हैं, यह सब पहले भी हो चुका है। आपने कहा कि आप चीन से उपकरण रूस की तुलना में कई गुना सस्ते में खरीदते हैं, तो जब भौतिक संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा तो कौन सी कीमत मानी जाएगी? रूस में लागत? वही वास्तविक लागत जो वास्तव में पूरी तरह से चुकाई गई है। यह प्रारंभिक लागत है, जैसे कि एक भौतिक संपत्ति, लेकिन फिर भी भौतिक संपत्ति का मूल्यांकन कई कारकों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि मशीन अपने आप में एक कीमत है। मशीन जो इंजीनियरिंग नेटवर्क से जुड़ी है, उसकी कीमत अलग है, और मशीन जो एक कॉम्प्लेक्स में एक उत्पादन इकाई के रूप में उपयोग की जाती है, उसकी कीमत तीसरी होती है। समझ रहे हैं? ये केवल लेखा संतुलन के अनुसार ही हिसाब नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये कुछ अलग अलग मूल्य होते हैं। धन्यवाद। मोतिल्योक को सुविधाओं बनाने की योजना बना रहे हैं या इंजन बनाएंगे और संरचना दूसरी कंपनी द्वारा जोड़ी जाएगी? समय ही बताएगा, क्योंकि आपको वही उत्पाद बनाना और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे आप न्यूनतम लागत और पर्याप्त मात्रा में आसानी से और पर्याप्त रूप से बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो मोतिल्योक को स्टोर करने के लिए भी बिल्कुल भी अतिरिक्त जगह नहीं है। जरा सोचिए, मान लीजिए अगर 700 मोतिल्योक की एक खेप भेजनी हो, उन्हें कहाँ रखा जाएगा? कोई भी बाहर सड़क पर कैंपिंग की इजाजत नहीं देगा, इसलिए यह गंभीर बात नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि सहयोग में काम करना चाहिए।